स्वागत है। संसद पढ़ रहे हैं। संसद के पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो संसद के कौन कौन है, क्या है और सब पढ़ते हैं। देखिए, संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति व उपसभापति पीठासीन अधिकारी होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी होता है। लोकसभा में सभापति का पैनल होता है और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति हैं। तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति भी होते हैं, उनमें लोकसभा में सभापति का पैनल होता है और राज्यसभा में उपसभापति का जो है वो पैनल नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में सभापति का पैनल, लोकसभा में सभापति और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल नियुक्त किया जाता है। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। निर्वाचन एवं पदावधि। पहली बैठक के पश्चात अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। राष्ट्रपति निर्धारित करता है डेट। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 कारणों में से इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। पहला, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता। दूसरा, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करे। यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करे। उपाध्यक्ष जो है, जो अध्यक्ष होता है मतलब लोकसभा का, वो अगर सदन का सदस्य नहीं रहता है तो भी पद रिक्त हो जाएगा। ठीक, मतलब ये है कि आमतौर पर लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है, लेकिन उसका निम्नलिखित 3 कारणों में से पहले भी पद समाप्त हो सकता है। वो अगर सदन का सदस्य नहीं रहता है वो, तो सदन का सदस्य नहीं रहने पर वो लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। इसके अलावा यदि वो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे, इसके अलावा यदि वो लोकसभा में तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाएं, ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दे दी गई हो। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का अधिकार भी होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जब लोकसभा विघटित होती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। लोकसभा विघटित हो जाती है तो अध्यक्ष जो है तब तक रहेगा जब अगली लोकसभा की बैठक होती है, तब तक। ठीक। भूमिका, शक्ति व कार्य। अध्यक्ष लोकसभा उसके प्रतिनिधियों का मुख्य होता है, वह सदस्यों की शक्ति व विशेषाधिकार का अभिभावक होता है, वह सदन का मुख्य व प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि इससे अधिक है। इस पर वह अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का उपभोग करता है। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों, भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्ति व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। अध्यक्ष की शक्तियां व कर्तव्य निम्नलिखित हैं। शक्तियां व कर्तव्य बता रहा हूँ लोकसभा के अध्यक्ष की। पहली, सदन की कार्यवाही संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है। यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। दूसरा, सदन के भीतर व भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम और संसदीय पूर्वाधारणों को अंतिम व्याख्याकार होता है। तीसरा, अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति यानी कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। गणपूर्ति यानी गण अगर पूरे नहीं है तो गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर देते हैं। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग है। मतलब एक गणपूर्ति होनी चाहिए, इतने गण होने चाहिए तो ही सदन चल सकता है, नहीं तो सदन स्थगित किया जा सकता है। और वो कितनी संख्या होती है सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति की सदन की संख्या जो है ना टोटल, उस संख्या का 10वां भाग। मान लो अगर 500 सदस्य तो 100 सदस्य कम से कम उपस्थित होने ही चाहिए।
चौथा, सामान्य स्थिति में मत नहीं देता परंतु बराबर की स्थिति में वो मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में किसी मुद्दे पर अपने सदन के रूप में विभाजित हो वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सदन के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। सदन के नेता के आग्रह पर वो गुप्त बैठक बुला सकता है। जब गुप्त बैठक की जाती है तो किसी अनजान व्यक्ति को चौंबर या गैलरी में जाने की अनुमति नहीं होती। अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने को छोड़कर, यदि मैं अनुमति दे तो, नहीं तो फिर गुप्त बैठक में किसी को हिलने की जरूरत मतलब अनुमति नहीं होती। अध्यक्ष ये तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाने वाला विधेयक अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है कि वह धन विधेयक है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाने वाला विधेयक जो है अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है और वह धन विधेयक है या नहीं। ऐसे 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निपटारा करता है। मतलब 10वीं अनुसूची जो दल बदल उपबंध है उसके आधार पर अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निपटारा करता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा वे भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करती हैं, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी हैं। वे देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो सभापति नियुक्त करता है सभी संसदीय समितियों के लिए और उनके कार्यों का भी पर्यवेक्षण करता है। वह स्वतंत्र भी वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। किस किस का अध्यक्ष होता है? कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। बात करते हैं स्वतंत्रता व निष्पक्षता की। चूंकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा या प्राधिकार नीति है, अतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी अनिवार्य शर्तें हैं। निम्नलिखित उपबंध अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। पहला, वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है, सामान्य बहुमत द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। दूसरा, उसका वेतन व भत्ता संसद निर्धारित करती है। तीसरा, उसके कार्यों व आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही आलोचना, यानी स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव को छोड़ करके उसके कार्य और आचरण की लोकसभा में चर्चा नहीं की जा सकती। इसके अलावा सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी सदन की प्रक्रिया विनियमित करने और व्यवस्था रखने की शक्ति जो है न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में नहीं आती है। इसके अलावा वह पहली बार मत नहीं देगा परंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णय मत कर सकता है, अतः अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाता है। इसके अलावा वरीयता सूची में उसका स्थान काफ़ी ऊपर है, उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है, यानी वो प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर हैं, सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है, लेकिन ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्याग पत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष पद अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता है, ब्रिटेन में त्यागनी पड़ती है। बात करते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष की। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है, जबकि अध्यक्ष की तारीख जो है राष्ट्रपति। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को इस स्थान के लिए चुनती है। अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी सदन के लिए जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है, परंतु निम्नलिखित 3 स्थितियों द्वारा वो अपना पद छोड़ सकता है। उपाध्यक्ष सदन का सदस्य न रहने पर। दूसरा, अध्यक्ष को संबोधित करके हस्ताक्षरित त्याग पत्र सहित वो अगर मान लो कह दे तो। इसके अलावा तीसरा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाए जाने पर ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आवश्यक कि कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दे दी गई हो। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष अपने कार्यों को उनके कार्यों को करता है, यानी कि अध्यक्ष के कार्यों को करता है।
सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है, उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। किसी भी संसदीय समिति का अध्यक्ष उसको संसदीय समिति का सदस्य बना देंगे तो उसका सभापति बन जाएगा वो। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष जब भी पीठासीन होता है वो पहली बार मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में मत करता है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वो पीठासीन नहीं होता, हालांकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार होता है। जब अध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह होता है। मतलब अध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष जो है सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह ही होता है। उसे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है। उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन व भत्ते का हकदार है जो भारत की संचित निधि द्वारा देय होता है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे। 11वीं लोकसभा से इस पर सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल यानी घटक का हो व उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से हो। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। 1919 में अधिनियम आया था माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड और 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ। उस समय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को क्रमशः प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहते थे। ठीक, यह नामकरण 1947 तक चला, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट। 1921 से पहले भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की मुख्य बैठक का पीठासीन अधिकारी होता था। 1921 जो होता था, 1921 से पहले कौन होता था? भारत का गवर्नर जनरल जो होता था वो केंद्रीय विधान परिषद जो होती थी उसकी बैठक का पीठासीन अधिकारी होता था। 1921 में गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1921 में जनरल जो अध्यक्ष बने मतलब केंद्रीय विधान परिषद जो थी यानी विधायिका थी, उस विधायिका यानी जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से संसद, तो संसद का पहले अध्यक्ष जो 1921 में 1919 के नियम से बने, जिसको हम कहते हैं नियम को क्या कहते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो पहली बार अध्यक्ष बने 1921 में वो थे फ्रेडरिक वाइट और उपाध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, जो भारतीय थे। पहले निर्वाचित भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य कौन बने, अध्यक्ष कौन बने, अध्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष 1925 में वो थे कौन? वो थे विट्ठल जे पटेल। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा गया। 1935 के अधिनियम में प्रेसिडेंट को अध्यक्ष और डिप्टी प्रेसिडेंट को उपाध्यक्ष कहा गया। हालांकि पुरानी व्यवस्था 1947 तक चलती रही, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय भाग को कार्यान्वित नहीं किया गया। जीवी महाबलंकर और अनंत सयानाम आयंगर को क्रमशः लोकसभा का पहला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया। जीवी महाबलंकर और अनंत सयानाम आयंगर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष और पहला उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम के 1935 के डिप्टी प्रेसिडेंट का नाम बदल करके उपाध्यक्ष कर दिया और प्रेसिडेंट का अध्यक्ष कर दिया। हालांकि 1947 तक ये चलती रही। 1945 में आई संघीय भाग जो है वो लागू नहीं किया गया। 1925 में केंद्रीय विधान परिषद का पहला जो निर्वाचित अध्यक्ष था वो भाई विट्ठल भाई जे पटेल थे। 1935 के बाद 1935 के अंतर्गत संघीय भाग को लागू नहीं किया गया था। जीवी महाबलंकर और अनंत सयानाम आयंगर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया। जीवी महाबलंकर को संविधान सभा के अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय संसद का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने एक दशक तक 1946 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला। लोकसभा के सभापतियों की तालिका। लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या तो उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है।
मतलब लोकसभा के सभापतियों की तालिका तय होती हैं और लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष जो होता है वो 10 सदस्यों में से 10 को सभापति की तालिका के लिए नामांकित करता है। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के समान ही होगी। वह तब तक पद धारण करता है जब तक नई सभापति तालिका नामांकन न हो जाए। जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन के किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करता है। जब किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करता है, यहाँ ये बात ध्यानाकर्षण योग्य है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के होते हुए ही वो पीठासीन हो सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जगह है, मतलब जब पद ही रिक्त हैं तो वहाँ जगह नहीं हो सकता उससे। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिससे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। रिक्त पदों के लिए जितना जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। अब हम बात करते हैं सामयिक अध्यक्ष। संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलवाता है। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वही नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। नई लोकसभा में पहली बैठक में वो पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है और वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष को अपना खुद पद छोड़ना पड़ता है, यानी आप वो खुद उसका पद जो है वो अध्यक्ष का खुद पर समाप्त हो जाता है और ये अल्पकालीन होता है। ठीक है, ये अल्पकालीन होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि 13वीं लोकसभा में जो श्री इंद्रजीत गुप्ता थे उनको 20 अक्टूबर 1999 को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इस पद पर वे 20 अक्टूबर 1999 से 22 अक्टूबर 1999 तक 2 दिन तक रहे थे, जब तक कि नए अध्यक्ष GMG बाल योगी नहीं बन गए। तब तक वो 13वीं लोकसभा में इंद्रजीत गुप्ता सामयिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। तो अब बात करते हैं वापस राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उससे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जा सकता है। मतलब राज्यसभा का सभापति जो होता है वो राष्ट्रपति खुद होता है और वो तभी हट सकता है जब उपराष्ट्रपति ही नहीं रहे, मान लो वो। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होती हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 विशेष शक्तियां होती हैं जब वह राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होती है। लोकसभा के पास क्या विशेष शक्तियां हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष ऐसा नहीं कर सकता। अध्यक्ष के विपरीत, अब देखिए, अध्यक्ष के विपरीत यानी सदन का सदस्य होता है, सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उस लोकसभा अध्यक्ष के विपरीत जो है राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अध्यक्ष की तरह ही सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता। मत बराबर होने की स्थिति में वह मत दे सकता है और उसका मत निर्णायक मत के रूप में काम करता है। जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा की पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है, सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। जब लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है अगर उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। लोकसभा अध्यक्ष जो है पहली बार मत दे सकता है अगर उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पहली बार मत दे सकता है। अगर उसका संकल्प हटाने के मतलब शुरुआत सही हो तो भी पहली बार मत वो दे सकता है। अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है। भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यह भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो कि भारत की संसद दुनिया के संसदों के बीच में कड़ी का कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा से वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इस अवधि में वह राष्ट्रपति
को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच में से अपना उपसभापति स्वयं चुनती हैं। जब किसी कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से कोई नया उपसभापति चुन लेते हैं। उपसभापति अपने पद पर निम्नलिखित तीन उपसभापति अपना पद जो है निम्नलिखित 3 कारणों से छोड़ सकता है या छोड़ता है। पहला, यदि सदस्यता समाप्त हो जाए तो। दूसरी, वह सभापति के निम्नलिखित इस्तीफा दे दे सभापति को तो। इसका तीसरा, हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए, अगर 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा फिर हटाया जा सकता है। उपसभापति सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति की अनुपस्थिति में भी वो बतौर सभापति कार्य कर सकता है। सभापति की अनुपस्थिति में भी उपसभापति जो है सभापति बन सकता है। दोनों ही मामलों में उसके पास सभापति की सारी शक्तियाँ होती हैं। उपसभापति सदन है, सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति बन सकता है और अनुपस्थित है तो भी वह सभापति बन सकता है और उस स्थिति में सभापति की तरह ही कार्य करेगा उपसभापति। इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। सभापति की तरह उपसभापति भी सदन की कार्यवाही के लिए दौरान पहला मत नहीं दे सकता। दोनों ओर से वोट बराबर होने पर स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। ये भी उल्लेखनीय है कि जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सदन की कार्यवाही में पीठासीन नहीं होता है, भले ही वह सदन में उपस्थित हो। जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उसे उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है। सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण व्यक्ति की तरह होता है। वो बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान भी दे सकता है। सभापति की तरह उपसभापति भी नियमित वेतन एवं भत्तों का अधिकारी होता है। उसे संसद द्वारा तय किया गया वेतन एवं भत्ता मिलता है जिसका भुगतान भारत की संचित निधि पर भारित होता है। राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका। राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति इसके सदस्यों के बीच में से उपसभापतियों को मनोनीत करता है। सभापति में उपसभापति की अनुपस्थिति में इनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। उस समय उसे सभापति के समान अधिकार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जब पैनल में से कोई उपसभापति भी उपस्थित न हो तो दूसरा व्यक्ति जिसे सदन ने निर्धारित किया हो बतौर सभापति कार्य कर सकता है। ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि पैनल का सदस्य उस कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकता जब उपसभापति का पद रिक्त होता है। देखिए, स्पष्ट करना यहाँ पर जरूरी है कि पैनल का सदस्य उस कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकता जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो, यानी कि जब सभापति उपसभापति के रूप में कार्य ही नहीं हो तब जो पैनल बना हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि जो सभापति की तालिका बनी हुई उपसभापतियों की तालिका, वो काम नहीं कर सकती क्योंकि वो एक तरीके से सभापति उपसभापति के विकल्प हैं। इस समय सभापति का दायित्व होता है कि वह अपने उपसभापति को नियुक्त करे और इस स्थान को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव करा सके। अब बात करते हैं संसद का सचिवालय। सदन के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है। यद्यपि इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान हैं, उनकी भर्ती व सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया जो है महासचिव होता है, वह स्थायी अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। संसद में नेता, सदन का नेता। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री। वह लोकसभा सदस्य हैं, वह प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो। मतलब है कि यदि वह लोकसभा सदस्य हैं या प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो। राज्यसभा में एक सदन का नेता होता है। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है और वो मंत्री होता है, और राज्यसभा का सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और इसे उपनेता मनोनीत करने का अधिकार है। इस तरह कार्यकारी अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में जाना जाता है। विपक्ष का नेता। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। इतनी संख्या पर ही उसके नेता को विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिल सकती है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों को उचित आलोचना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना है। इसलिए लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली। उसे वेतन भत्ते सुविधाएं कैबिनेट की तरह ही मिलती। 1965 में पहली बार विपक्ष का नेता को मान्यता मिली थी। इसी तरह कार्य करने वाले अमेरिका के अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। ठीक है,
ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था जिसे शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है। अपने सदस्यों के भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है। इनमें प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का शैडो कैबिनेट होता है। यह शैडो कैबिनेट सरकार परिवर्तन के लिए वैकल्पिक कैबिनेट मुहैया कराता है। इसलिए आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। वह मंत्री के स्तर का होता है और जिसे सरकार वेतन देती है। बात करते हैं व्हीप यानी सचेतक। तो व्हीप क्या होती है देखिए, यद्यपि सदन के नेता विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लिखित नहीं है, फिर भी इन्हें सदन के नियम या संसदीय विधि में क्रमशः उल्लिखित किया गया है। दूसरी ओर व्हीप कार्यालय का उल्लेख न तो भारत के संविधान में है और न ही सदन के नियम और न ही संसदीय संविधि में किया गया है। वह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में हो, संसद में अपना व्हीप होता है। उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है वह अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखें और संबंधित मुद्दे के पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करें। पार्टी का सहयोग करने के लिए मुद्दे के पक्ष में या विपक्ष में कर सकता है। वह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है, सदस्यों के लिए माना जाता है और व्हीप के निर्देशों का पालन करेंगे, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। हर पार्टी का व्हीप होता है। संसद के सत्र, आहूत सत्र, सभा में उपस्थित होने का आदेश। संसद के प्रत्येक सदन में राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 बार सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। तो बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर। तो बजट सत्र जो होता है फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 4 महीनों के लिए होता है। मई के बाद जून को छोड़ते हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने मानसून सत्र के, और अक्टूबर छोड़ दें तो नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने शीतकालीन के। ठीक है, तो बजट सत्र 4 महीने चलता है, फरवरी से मई तक, फरवरी मार्च अप्रैल और मई। ठीक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर 3 महीने के लिए चलता है, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक, और अक्टूबर के बाद छोड़ दें तो नवंबर दिसंबर 2 महीने शीतकालीन चलता है। संसद का प्रथम सत्र जो है प्रथम बैठक से लेकर के सत्रावसान यानी लोकसभा के मामले का विघटन के मध्य की समय अवधि होती है। सदन के दौरान संसद के कार्यों के संचालन के लिए प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने की मध्य की समयावधि को अवकाश कहते हैं। अब देखते हैं स्थगन। संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे होती हैं और दोपहर भोजन के बाद 2 बजे से 6 बजे तक होती हैं। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जा सकता है। मतलब ये है कि संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए, जो घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन को क्या कहते हैं? देखिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अभिप्राय है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाना। दूसरे शब्दों में, जब सदन को बिना बताए स्थगित कर दिया जाता है, अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहलाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति अध्यक्ष या सभापति की होती हैं। वह स्थगित दिन या समय से पहले भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है। यह अनिश्चित काल के लिए स्थगन उपरांत भी। सत्रावसान, पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति सदन को सत्र के पूर्ण होने की अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। सदन के स्थगन व सत्रावसान जो है उसकी तालिका दी गई है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब समझते हैं विघटन। एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है। सत्रावसान के विपरीत विघटन विद्यमान सभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है और इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। लोकसभा को 2 कारणों से विघटित किया जाता है। पहला, स्वयं विघटित,
जब इसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो काल पूरा हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान के लिए समय बढ़ाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद में लोकसभा विघटित हो जाती हैं। मतलब ये कि स्वयं विघटित होती है, इसके 5 का काल के पूरे हो जाएं या वह काल पूरा हो जाए या मतलब वह काल पूरा हो जाए जब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का विघटन हो जाता है। जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने के लिए निर्णय ले तो जिसे लेने के लिए वो प्राधिकृत हैं, अपने सामान्य कालावधि से पूर्व सदन का विघटन अपरिवर्तनीय विघटन है राष्ट्रपति द्वारा। जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके बारे में सारे कार्य, विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। यद्यपि जिन लंबित विधेयकों को और लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जाती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है। देखिए, पहला, विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, चाहे वे लोकसभा में रखे गए हो फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हो, विचाराधीन स्थगित हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक भी समाप्त हो जाता है। ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो, राष्ट्रपति के विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो, समाप्त नहीं होता। ठीक, बात करते हैं स्थगन व सत्रावसान को, समझते हैं इनके बीच में क्या है। तो स्थगन बनाम सत्रावसान। स्थगन ये एक सिर्फ बैठक को समाप्त करता है, न कि सत्र को। सत्रावसान ये न केवल बैठक को बल्कि सदन के सत्र को समाप्त कर देता है। स्थगन ये सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक, सत्रावसान इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्थगन ये किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता क्योंकि वह दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है। सत्रावसान ये किसी विधेयक पर प्रभाव डालता है बल्कि बचे हुए काम को अगले सत्र में नोटिस देना पड़ता है। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। इसके अलावा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया, वो समाप्त नहीं होता है। कौन कौन से विधेयक जो हैं सब समाप्त नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब विघटन हो जाता है लोकसभा का तो कौन कौन से जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और कौन कौन से समाप्त नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति है। देखिए, विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में हो, किस में हो, लोकसभा में हो, रखे गए हो या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हो, वो समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक जो है समाप्त हो जाता है। इसके अलावा ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं माना जाता है। इसके अलावा ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो, समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया, वह समाप्त नहीं होता है। बात करते हैं गणपूर्ति या कोरम की। गणपूर्ति या कोरम जो है सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। ये प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य या राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। अ, 550 सदस्य टोटल होते हैं। 552 में से 2 हटा लिए तो 550 बचे। 550 लोकसभा में होते हैं, उसके 10 भाग मतलब 55 सदस्य अनिवार्य हैं। और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं तो 10 का भाग देने पर 25 अवश्य होने चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति कोरम तक कोई संपन्न कार्य न करे। सदन में मतदान। सभी मामलों पर सदन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उपस्थिति होने में सदस्यों के बहुमत पीठासीन अधिकारी के अलावा जो होता है निर्णय लिया जाता है। संविधान में उल्लेखित कोई विशिष्ट मामलों जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, संविधान संशोधन कार्यवाही, पीठासीन अधिकारियों को हटाना आदि में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। सदन का पीठासीन अधिकारी पहले प्रयास में मत नहीं देता लेकिन मत बराबर होने की दशा में मतदान कर सकता है। सदन
की कार्यवाही किसी अनाधिकृत मतदान या भागीदारी या इसकी सदस्यता में रिक्त के बावजूद वैध होगी। लोकसभा में मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय है। पहला, चर्चा के अंत में लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न पूछकर प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की राय आमंत्रित करते हैं जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं। वे अये बोलें, प्रस्ताव में विरोध में न हो तो नो बोलें। अये और नो। लोकसभा अध्यक्ष तब कहते हैं मैं समझता हूं कि प्रस्ताव अयेस के पक्ष में पर नोज जैसी भी स्थिति हो, मतलब लोकसभा अध्यक्ष तब कहते हैं मैं समझता हूं प्रस्ताव अयेस के पक्ष में है पर नोज जैसी स्थिति हो। यदि प्रश्न पूछने के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती तब वो 2 बार कहेंगे अयेस अथवा नोज जैसी स्थिति की हैबिट, और इस अनुसार सदन के समक्ष प्रश्न का निश्चय हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा बिंदु है, तीसरे का पहला है, यदि किसी प्रश्न को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जाती है तब वह आदेश करेंगे कि लॉबी स्पष्ट हो जाए। इसके अलावा तीसरे के तहत दूसरा बिंदु है कि 3 मिनट और 3 सेकंड बीत जाने पर वह प्रश्न दोबारा पूछेंगे और घोषणा करेंगे कि उनकी राय में जीत अयेस की हुई है या नोज की। तीसरा, सभाध्यक्ष को इस प्रकार घोषित की गई राय फिर चुनौती मिलती है तब वह निर्देश देंगे कि मतों को स्वचालित वोट रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया जाए या अये या नोज स्लिप का उपयोग किया जाना चाहिए या फिर सदस्य लॉबी में चले जाएं। इसके अलावा यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में बंटवारे वोट का अनावश्यक दावा किया गया हो, वे सदस्यों से कह सकते हैं कि अये या नो वाले सदस्य अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, तब गिनती हो जाती हैं, तब वे सदन के निश्चय की घोषणा कर सकते हैं। इस मामले में मतदाताओं के नाम नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। संसद में भाषा। संविधान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित की गई है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। दोनों ही सदनों में समानांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था होती है, तथापि ये व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने की तिथि 15 वर्ष बाद अंग्रेजी स्वयं में समाप्त हो जाएगी। संविधान हालांकि ये व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने की तिथि के 15 वर्ष बाद अंग्रेजी स्वयं में समाप्त हो जाएगी और ये तिथि 1965 थी। वैसे राजभाषा अधिनियम 1963 में हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता को फिर अनुमति देता है। 1963 जो हिंदी के साथ राजभाषा अधिनियम 1963 जो आया था उसके तहत, हालांकि 1965 में अंग्रेजी स्वयं में समाप्त हो जाती है, लेकिन 1963 से 65 से पहले ये नियम बना दिया कि राजभाषा अधिनियम 1963 में ये कर दिया गया। अब हम समझते हैं मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को इस बात का अधिकार होता है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। ये सदन की किसी समिति जिसके वे सदस्य हैं की बैठक या कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान के अधिकार के बिना। इस संवैधानिक उपबंध की पृष्ठभूमि में 2 चरण है। पहला, एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका सदस्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसी तरह एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसके अलावा एक मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कोई मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बोले 6 माह तक ही मंत्री रह सकता है। मतलब कोई मंत्री जो है वह कार्य में भाग तो ले सकता है, लेकिन अधिकतम 6 माह तक ही वो ऐसा रह सकता है। उसको दोनों सदनों में से किसी की सदन की जो है सदस्यता लेनी आवश्यकता है। अब हम समझते हैं लेम डक सत्र। लेम डक सत्र क्या, ध्यान दीजिएगा, ये नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। इसको हम कहते हैं लेम डक सत्र। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं लेम डक कहलाते हैं। यानी वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में नहीं हो पाते हैं लेम डक कहलाते हैं। अब हम समझते हैं संसदीय कार्यवाही के साधन। संसदीय कार्यवाही में एक तो होता है प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक। दूसरी ओर अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, जिसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना के लिए वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। अल्प सूचना, इसका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी इस तरह के प्रश्न लिए जा सकते हैं। इस प्रकार
कोई प्रश्न किसी प्राइवेट सदस्य को संबोधित हो सकता है यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्यवाही से संबंधित अन्य मामले से जुड़ी हुई हो, तो जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी होते हैं, ऐसी जुड़ी हुई हो, तो ऐसे प्रश्न से संबंधित प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे कि किसी मंत्री से प्रश्न पूछने के लिए होती हैं। तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्नों की सूची क्रमशः तारांकित हरे, अतारांकित सफ़ेद, अल्प सूचना वाले गुलाबी और प्राइवेट सदस्यों के लिए पीले रंग के छपी होती हैं ताकि वे एक दूसरे से अलग दिखें। अब हम समझते हैं शून्यकाल। प्रश्न की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। प्रश्न की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, प्रश्न का उल्लेख है। इस तरह ये अनौपचारिक साधन है जिसे संसद में सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले में उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और उसी से सदन के नियमित कार्य की कार्यकृत के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य समय को हम शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में ये नवसार भारत की देन है तथा वर्ष 1962 से जारी है। प्रस्ताव। तीसरा है प्रस्ताव। समझते हैं लोक महत्व के लिए मामले पर पीठासीन अधिकारी को स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करके देता है। सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लाए गए प्रस्तावों की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली महत्वपूर्ण प्रस्ताव, इसके अलावा दूसरी स्थापन्न प्रस्ताव और तीसरी पूरक प्रस्ताव। महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या होते हैं? ये एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आदि शामिल हैं महत्वपूर्ण प्रस्तावों में। दूसरे हैं स्थानापन्न प्रस्ताव। ये प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है, यदि सदन से स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। तीसरा पूरक प्रस्ताव। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसको स्वयं कोई अर्थ नहीं होता है। इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। इसकी 3 श्रेणियां हैं: सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव और तीसरा संशोधन। सहायक प्रस्ताव इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा स्थान लेने वाला प्रस्ताव इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जाता है और ये उस मामले का स्थान लेने के लिए लाया जाता है। तीसरा संशोधन। ये मूल प्रस्ताव को केवल एक भाग को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाता है। अब हम समझते हैं कटौती प्रस्ताव। ये प्रस्ताव किसी सदस्य तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रस्ताव हैं: महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थापन्न प्रस्ताव और दूसरा पूरक प्रस्ताव। महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आदि शामिल हैं। दूसरा है स्थानापन्न प्रस्ताव। स्थानापन्न प्रस्ताव ये प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है, इसे सदन से स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। तीसरा है पूरक प्रस्ताव। यह ऐसा प्रस्ताव है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता। इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसे मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। इसकी 3 श्रेणियां होती हैं पूरक प्रस्ताव की। तो पूरक प्रस्ताव 3 प्रकार के हैं कुल मिला के यहाँ: सहायक पूरक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला पूरक प्रस्ताव और संशोधन। तो देखते हैं सहायक प्रस्ताव क्या है। इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है स्थान लेने वाला प्रस्ताव। इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जा सकता है और ये उस मामले का स्थान लेने के लिए लाया जाता है। संशोधन ये मूल प्रस्ताव के केवल भाग को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाता है। अब हम समझते हैं कटौती प्रस्ताव जो अलग है। ये प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। सामान्यतः 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव यहाँ पर शामिल हैं: साधारण कटौती प्रस्ताव, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन प्रस्ताव। तो साधारण कटौती क्या है? देखिए, ये प्रस्ताव साधारण कटौती जो होती है जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है, ये साधारण प्रस्ताव होता है। वो प्रस्ताव जैसे किसी भी सदस्य की ओर रखा जाता है, इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाए तो उसे साधारण रखा जाता है। घटकों में कटौती, इस मामले में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्प को एक समूह बना लिया जाता है। वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण के रूप में चर्चा की जाती है
और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए लिखा जाता है। कंगारू कटौती, इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है, उन्हें पारित मान लिया जाता है, कंगारू कटौती कहलाते हैं। गिलोटिन प्रस्ताव, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रस्ताव को रखा जाता है। अब हम समझते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हैं। यह किसी सदस्य का द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य ये महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया है या गलत सूचना अगर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक या एक से अधिक सदस्यों को विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है। विशेषाधिकार के बाद अब हम समझते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अवलंबीय लोक महत्व के किसी मामले पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। शून्यकाल की तरह संसदीय प्रक्रिया में ये भारतीय नवाचार हैं जो 1954 से अस्तित्व में हैं। शून्यकाल के विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। स्थगन प्रस्ताव समझते हैं तो ये किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा में सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के प्रस्ताव लिए हैं। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ये प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं की जा सकती। सदन की कार्यवाही के लिए स्थगन प्रस्ताव की निम्न सीमाएं भी हैं। पहली, इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को ही उठाया जा सकता है जो कि निश्चित तथ्यात्मक और अत्यंत जरूरी या लोकसभा महत्व के हो। इसके अलावा दूसरा है, इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा तीसरा है कि इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी विषय को ही उठाया जा सकता है, न कि साधारण महत्व के विषयों को। इसके माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता। इसके अलावा इसके माध्यम से किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है जिस पर उस सत्र में चर्चा हो चुकी है। तो स्थगन प्रस्ताव में इसके अलावा इसके माध्यम से स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जो न्यायालय के विचाराधीन हो। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ऐसे किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को पुनः उठाने की अनुमति नहीं होती है। अब हम समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव, जो बेहद महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तब तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय ये है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है तभी तक वो है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। अब हम समझते हैं विश्वास प्रस्ताव को। खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु संसद, अल्पमत सरकार या गठबंधन सरकार आदि परिस्थितियों के निपटने के लिए एक प्रक्रियात्मक उपाय के तौर पर विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है। ये क्षीण बहुमत वाली सरकार को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए किया गया। क्षीण बहुमत वाली सरकार को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है। जो भी सरकार एक समय होती है कभी कभी स्वयं बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती हैं। यह विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार भी गिर जाती है। अब समझते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से अलग है और इसको हम आगे एक सारणी में समझेंगे। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव। प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र व वित्तीय सत्र के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों योजनाओं का खाका खींचता है। राष्ट्रपति इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण ले लिया जाता है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। मतलब राष्ट्रपति के संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। ब्रिटेन का राजा का भाषण जो होता है उससे राष्ट्रपति का जो उसको धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना है। राष्ट्रपति का ये प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा, वाद विवाद के मुद्दे उठाने और त्रुटियों कमियों हेतु सरकार और प्रशासन की आलोचना का अवसर उपलब्ध कराता है। अनियत दिवस, ये एक ऐसा प्रस्ताव जैसे अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि निर्धारित किए रखता है।
अध्यक्ष सदन के नेता से चर्चा करके या सदन की कार्य मंत्रणा समिति की अनुशंसा से इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई दिन या समय नियत करता है। अब हम समझते हैं विलंबकारी प्रस्ताव। किसी विधेयक प्रस्ताव संकल्प पर जारी बहस अथवा चर्चा का स्थगन प्रस्ताव है, अथवा सदन के विचारार्थ किसी कार्य की प्रगति को धीमा करने अथवा विलंबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव है। यह किसी सदन द्वारा किसी प्रस्ताव के पेश होने के बाद किसी भी समय लाया जा सकता है। विलंबकारी प्रस्ताव पर चर्चा इस प्रस्ताव में अंतर्निहित विषय पर सीमित रखी जाती हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष या सभापति की राय में ऐसा प्रस्ताव सदन में नियमों का दुरुपयोग है तो वो तुरंत इस पर प्रश्न कर सकते हैं अथवा प्रश्न से पूछने से मना कर सकते हैं। औचित्य प्रश्न देखिए, जब सदन संचालन के समय सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो एक सदन औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह सामान्यतया विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार का नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। ये सदन ध्यान आकर्षित करने के लिए असाधारण युक्ति हैं, क्योंकि ये सदन की कार्यवाही को समाप्त करती हैं। औचित्य प्रश्न में यद्यपि किसी तरह की बहस की अनुमति नहीं होती है। अब हम समझते हैं आधे घंटे की बहस। ये पर्याप्त लोक महत्व के मामलों पर आदि चर्चा के लिए हैं। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित करता है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता। अल्पकालिक चर्चा, इसे 2 घंटे का चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता। संसद सदस्य किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले पर बहस के लिए अल्पकालिक चर्चा रख सकते हैं। और अध्यक्ष एक सप्ताह में इस पर बहस के लिए 3 दिन उपलब्ध करा सकता है अल्पकालिक चर्चा के लिए। अब हम समझते हैं विशेष उल्लेख। ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न नहीं है उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता। आधे घंटे की बहस जिसमें सारे मामले शामिल हैं, इस विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में उठाया जाता है। ये लोकसभा में नियम 337 के अधीन नोटिस कहा जाता है इसे। अब हम समझते हैं संकल्प। साधारण लोक महत्व के मामलों पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए कोई सदस्य संकल्प लाया जा सकता है। किसी समय द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता। संकल्पों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प, दूसरा सरकारी संकल्प, तीसरा सांविधिक संकल्प। गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प क्या होता है? यह संकल्प गैर सरकारी द्वारा लाया जा सकता है। इस पर बहस केवल वैकल्पिक शुक्रवार एवं दोपहर बाद में बैठक में की जा सकती है। सरकारी संकल्प, ये संकल्प मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। इसे किसी भी दिन सोमवार से गुरुवार तक लाया जा सकता है, सरकारी संकल्प कहलाता है। सांविधिक संकल्प, इसे या तो गैर सरकारी सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा लाया जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत लाया जा सकता है। संकल्प प्रस्तावों से निम्नांकित संदर्भों में भिन्न होते हैं। सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक संकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो। इसके अतिरिक्त ये भी अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्तावों को सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाए। यद्यपि युवा संसद की योजना चौथे अखिल भारतीय विहिप सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई। इसके उद्देश्य हैं युवा पीढ़ी को संसद की कार्यवाही से अवगत कराना, दूसरा युवाओं के मस्तिष्क को अनुशासन में संबद्ध तथ्यों से परिचित कराना, तीसरा यह छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझाता है ताकि उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों के कार्यों की सही जानकारी मिल सके। इस योजना को समझाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को जरूरी प्रशिक्षण व योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम समझते हैं संसद में विधायी प्रक्रिया, लेकिन इसको अभी नहीं समझेंगे। संसद में विधायी प्रक्रिया को हम बाद में समझेंगे। उससे पहले जो एक सारणी अभी आई है उसको समझ लेते हैं। निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव में इसको स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। निंदा प्रस्ताव ये किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ये पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है केवल। निंदा प्रस्ताव ये एक मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों और कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव ये लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है।
और अविश्वास प्रस्ताव ये लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना आवश्यक है।